स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पृष्ठ रसायन का दूसरा पार्ट। दूसरा है इसमें अवशोषण, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण नाम से ही आश्रित है कि सोखना, किस चीज को अवशोषित करना। ठीक, इसकी परिभाषा होती है कि किसी एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का समान रूप से वितरण अवशोषण कहलाता है। ये जब कोई एक पदार्थ होगा वह दूसरे पदार्थ के अंदर प्रवेश करेगा और वह पदार्थ उसके अंदर प्रवेश करेगा। यदि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर पूर्ण रूप से वितरित हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? अवशोषण कहते हैं। जैसे चाक द्वारा स्याही का अवशोषण। हम स्याही का एक डब्बा लेंगे और उसमें चाक डाल देंगे, ठीक, तो हम पाते हैं कि कुछ समय बाद जो स्याही होती है वह चाक के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिससे चाक स्याही के रंग का क्या होता है? प्रतीत होने लगता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है कि निर्मल CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण। जो CaCl2 होता है वह जल को क्या करेगा? अवशोषित कर लेगा। थर्ड है हमारा विशोषण, जिसको हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। डिसॉर्प्शन किसे कहते हैं? कि जब किसी अधिशोषक की सतह से अधिशोषित पदार्थों को हटाया जाता है तो उसे विशोषण कहते हैं। यानी जिस पृष्ठ के ऊपर पदार्थ चिपका होगा, लगा होगा, उसे उसकी सतह से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। जैसे स्टार्च द्वारा आयोडीन का अवशोषण। जब स्टार्च के द्वारा जब आयोडीन का अवशोषण होता है तो इस आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? विशोषण कहते हैं। थर्ड हमारा है शोषण यानी सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? कि वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण, वह प्रक्रिया जिसमें अधिशोषण तथा अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं उसे शोषण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो और दोनों क्रिया क्या हो? साथ साथ हो। यानी जब अधिशोषण और अवशोषण की क्रियाएं जब एक साथ संपन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शोषण कहते हैं। क्लियर है? अब हम अगला टॉपिक हमारा है अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। इसको राइट डाउन कीजिएगा। अधिशोषण तथा अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर। पॉइंट नंबर 1, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है? जो देखिए, जो अधिशोषण होगा वह केवल सतह पर होता है। यानी किसी पदार्थ की सतह पे कौन सी क्रिया होगी? अधिशोषण होगी। जबकि उस पदार्थ के सभी भागों के अंदर क्या होगा? अवशोषण होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि अधिशोषण केवल सतह पर होता है। केवल सतह पर
पर होता है जबकि जबकि अवशोषण सभी भागों में समान रूप से होता है। समान रूप से होता है। दूसरा पॉइंट है, सेकंड, नोट कीजिए इसको। देखिए, अधिशोषण पहले शोषण पहले तीव्र तथा बाद में मंद होता है, जबकि जबकि अवशोषण एक समान होता है। एक समान होता है, क्या जो अधिशोषण की जो क्रिया होती है पहले तीव्र होगी और कुछ समय बाद वो धीमी मतलब मंद हो जाती है, जबकि अवशोषण क्रिया एक समान रूप से चलती रहती है। वीडियो को पुश करके इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हेडिंग है अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिशोषण के प्रकार कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। देखिए, अधिशोषण दो प्रकार का होता है। देखिए, यह प्राय दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन है? पहला है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण, जबकि दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। पहला क्या है? भौतिक अधिशोषण और दूसरा क्या है? रासायनिक अधिशोषण। क्लियर है? अब फर्स्ट लिखेंगे हम लोग भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। इसकी सीधी सीधी दोनों की परिभाषा है कि भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं कि जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर, जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म अणु या परमाणु या आयन दुर्बल वैद्युत बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर, जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म अणु या परमाणु या आयन दुर्बल भौतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वैद्युत बल काम करता है। ठीक इसके उल्टा रासायनिक अधिशोषण होता है। यानी रासायनिक अधिशोषण क्या है कि जब किसी पदार्थ की सतह पर या ठोस या द्रव की सतह पर जो अणु परमाणु या जो आयन होते हैं वे
वे रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है, दोनों में एक अंतर है कि भौतिक अधिशोषण में जो पदार्थ जुड़ेगा किस पे, ठोस या द्रव की सतह पर जुड़ेगा, वह दुर्बल भौतिक बलों द्वारा जुड़ता है, यानी दुर्बल भौतिक बलों द्वारा जुड़ेगा। जबकि रासायनिक अधिशोषण में जो सूक्ष्म कण आके जुड़ेगा वह रासायनिक बलों द्वारा जुड़ता है। लिखिए, जब जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म परमाणु, अणु या आयन दुर्बल भौतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और दूसरा हमारा रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण देखिए, जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म परमाणु या अणु या आयन रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। एक बार इसको और हम देखते हैं कि जो अधिशोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या है कि जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म जो वितरित कण और परमाणु जो आयन होंगे, जब उस ठोस या द्रव की सतह पर जुड़ते हैं तो उनके बीच में दुर्बल वैद्युत बल होता है। यानी भौतिक अधिशोषण में कि किसी परमाणु के पृष्ठ पर जो सूक्ष्म जो वितरित जो कण होंगे वह दुर्बल भौतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अधिशोषण, कि जब किसी ठोस या द्रव की सतह पर सूक्ष्म परमाणु, अणु या आयन रासायनिक बलों द्वारा, यदि किससे जुड़ रहे हैं? रासायनिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब लिखिए, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को
प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए कि कौन कौन से ऐसे कारक होंगे जो अधिशोषण को प्रभावित कर देंगे, मतलब इसको प्रभावित करते हैं। पहला है दाब का प्रभाव। फर्स्ट लिखेंगे, हेडिंग है, एक एक लाइन का लिखेंगे, दाब का प्रभाव। कि अगर दाब का प्रभाव अवशोषण पे होगा तो किस प्रकार का इसके अंदर चेंजिंग होगी। लिखिए इसमें, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। जब दाब को हम लोग बढ़ाते हैं तो अधिशोषण क्रिया क्या होगी, बढ़ने लगती है। दूसरा हेडिंग है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, कि ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है अधिशोषण के अंदर। लिखिए, ताप कम होने पर, ताप कम होने पर अधिशोषण बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। ये जब ताप को कम कर देंगे तो अधिशोषण की क्रिया क्या होगी, बढ़ने लगती है। हेडिंग अगला तीसरा, गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति यानी या गैसों के प्रकृति के आधार पर अधिशोषण क्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है। देखिए देखिए, जो गैस आसानी से द्रवित होती हैं, जो गैस आसानी से द्रवित होती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। जो गैसें आसानी से द्रवित होती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। उनका अधिशोषण अधिक होगा। जो गैस आसानी के साथ द्रव अवस्था में क्या होती है, बदल जाएगी, उनमें अधिशोषण क्रिया क्या होती है, अधिक होती है। हो गया। अब अगला हेडिंग है अधिशोषण का महत्व या उपयोग। कि अधिशोषण का क्या उपयोगिता है। अधिशोषण का उपयोग, कि दैनिक जीवन में अधिशोषण की क्या उपयोगिता है। फर्स्ट लिखेंगे, पहला पॉइंट, आप देख रहे हैं आज जो विभिन्न प्रकार की डाई होती है, मतलब विभिन्न प्रकार को कपड़ों को रंगने के लिए अलग अलग रंगों में, कि लाल, पीला, हरा, नीला, विभिन्न विभिन्न रंगों में रंगने के लिए हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। लिखिए, कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को रंगने में
दूसरा लिखिए, वायुमंडल में उपस्थित नमी को, वायुमंडल में उपस्थित नमी को नियंत्रित करने के लिए, वायुमंडल में उपस्थित नमी को नियंत्रित करने में किया जाता है। यानी जो वायुमंडल के अंदर जो नमी होती है, उस नमी को कंट्रोल करने के लिए हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। तीसरा इसकी क्या उपयोगिता है? मेटलर्जी में आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, फेन प्लवन एक विधि होता है जिस विधि के द्वारा हम धातुओं का सांद्रण करते हैं। तो जो फेन प्लवन जो प्रोसेस को हम झाग विधि कहते हैं, झाग विधि में जो धातुओं का सांद्रण होता है वह अधिशोषण के द्वारा ही होता है। लिखिए, फेन प्लवन विधि में, फेन प्लवन विधि में, और लास्ट लिखिएगा चौथा है गैस मास्क बनाने में, गैस मास्क बनाने में। यानी विभिन्न प्रकार की गैसों, हानिकारक गैसों से बचने के लिए जो मास्क बनाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? गैस मास्क बनाने में भी अधिशोषण की उपयोगिता होती है। यानी अधिशोषण क्या उपयोगिता है? फर्स्ट है कपड़ों को रंगने में, जो कपड़ों के जो अलग अलग रंग होते हैं उन्हें देने के लिए हम अधिशोषण का प्रयोग करेंगे। दूसरा, वायुमंडल के अंदर जो नमी है उस नमी को निरंतर नियंत्रित करने के लिए हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। तीसरा है फेन प्लवन विधि में, और चौथा है गैस मास्क बनाने में अधिशोषण की उपयोगिता की जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो इस लेसन का जो अगला टॉपिक है वह है उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, और यह इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण। देखिए, जो उत्प्रेरण शब्द है इसका उपयोग सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। बर्जीलियस ने यह देखा कि पोटेशियम क्लोरेट लिया, ठीक, क्या लिया? पोटेशियम क्लोरेट लिया। जब उसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी पोटेशियम क्लोरेट लिया और उसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया तो वो O2 देता है, मतलब उससे ऑक्सीजन बनता है। लेकिन MnO2 यानी MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह जो पोटेशियम जो क्लोरेट होता है वह 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही अपघटित होकर के ऑक्सीजन को बना देता है। यानी तो इससे क्या होगा कि जो काम 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता था वह उत्प्रेरक की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही हो जाता है। लिखिए, इसमें बर्जीलियस ने उत्प्रेरण का आविष्कार किया था और उन्होंने यह देखा कि जब पोटेशियम क्लोरेट को 350 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक, 350 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक गर्म करने पर ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देता है, परंतु
MnO2, परंतु MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोरेट 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही ऑक्सीजन बनाता है और MnO2 का कोई अपघटन नहीं होता है इसी आधार पर उत्प्रेरण की परिभाषा दी गई जो निम्नवत है। आगे डैश देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसकी परिभाषा। एक बार और देखिए उत्प्रेरण क्या है कि बर्जीलियस ने सबसे पहले उत्प्रेरण शब्द का आविष्कार किया था। उन्होंने क्या किया कि पोटेशियम क्लोरेट लिया और उसको 360 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म किया तो ऑक्सीजन बनता है। परंतु उन्होंने क्या किया कि वही पोटेशियम क्लोरेट लिया और उसमें कुछ MnO2 मिला दिया। क्या मिला दिया उसमें? MnO2 मिला दिया। तो जो ऑक्सीजन का बनना था वह 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या होता है? बंद होता है और MnO2 का कोई अपघटन नहीं होता है। तो इसी आधार पर बर्जीलियस ने उत्प्रेरण की परिभाषा दी। लिखिए ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से ही उपस्थिति मात्र से ही अभिक्रिया का वेग बदल जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो किन्हें जो बदलवा रहा है पदार्थ, तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं और यह अभिक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। यानी ऐसे रासायनिक पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से ही किसी अभिक्रिया का वेग में क्या होगा? परिवर्तन, यानी चेंजिंग, यानी बदल जाता है। तो उस पदार्थ को, यानी जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बदल जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक कहेंगे। और यह पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। यानी जिस पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होगा? परिवर्तित होगा, उस पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहेंगे। और यह पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। अब देखिए, जैसे हम पोटेशियम क्लोरेट लेंगे और यहाँ पे हम लोग उत्प्रेरक लेंगे MnO2। क्या है? MnO2। और MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। चलो बड़ा लिखा है MnO2। और MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या है कि अभिक्रिया के वेग को बदल देगा और बदलने के बाद क्या बनाएगा?
प्रोडक्ट बनाता है कम समय बनाएगा तो बनेगा आपका 2KCl प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 दूना 6 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 3O2। क्या बन गया यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्या होती है उत्पन्न होती है। लेकिन देखिए इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य कर रहा है MnO2 जिससे क्या होगा कि पोटेशियम क्लोरेट के द्वारा ऑक्सीजन के बनने का जो समय होगा वो क्या होगा कम होगा और कम ताप पर ही आसानी के साथ पोटेशियम क्लोरेट अपघटित होगा और क्या बनाएगा ऑक्सीजन गैस। हो गया। अगला हेडिंग है हमारा उत्प्रेरण अभिक्रियाओं के प्रकार या उत्प्रेरण अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। उत्प्रेरण अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। उत्प्रेरण अभिक्रियाओं का वर्गीकरण। देखिए उत्प्रेरण अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा क्या होता है विषमांगी। देखिए उत्प्रेरण अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है समांग। समांग समझ रहे हैं ना समांग या समांगी इसको पढ़ते हैं समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। पहला है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। फर्स्ट लिखेंगे हेडिंग हम लोग समांगी उत्प्रेरण। इससे नाम से क्या है समांगी समान। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां अभिकारक एवं उत्प्रेरकों की या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरक और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था समान होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरक और यह अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। समांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया चाहे वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्था का मतलब अगर अभिकारक ठोस अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी कैसा होगा ठोस अवस्था में होगा। यदि अभिकारक द्रव अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में होगा। यदि अभिकारक हाँ ठीक है गुड।
यानी अभिकारकों की जो अवस्था होगी वैसी ही अवस्था किसकी होगी, उत्प्रेरकों की होती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लिखिए इसका। जैसे यहां पे हम ले लिए एस्टिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, और इसकी अभिक्रिया हम किससे करा दिए, एथिल एल्कोहल से, यानी C2H5OH के साथ अभिक्रिया हो रही है। तो ये दोनों क्या है, एस्टिक एसिड है और ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सल्फ्यूरिक H2SO4, यानी यहाँ पे एस्टिक एसिड की भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड। यहाँ पे एथिल एल्कोहल की भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड, यानी ये भी द्रव है। और यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये भी किस स्टेट में है, द्रव। यानी अभिकारकों की अवस्था यहाँ पे क्या है, द्रव, और उत्प्रेरक की अवस्था कैसी है, द्रव। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, बोलिए। प्रोडक्ट बनता है हमारा CH3COO और C2H5, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। और बाहर क्या निकलेगा, बाहर जल निकलेगा H2O। ठीक, तो जब अभिकारक की और उत्प्रेरक की दोनों की भौतिक अवस्था समान होगी तो इस प्रकार की अभिक्रिया या इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहते हैं।